हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी। तो दोस्तों, आज हम पिछली लास्ट क्लास में हमने देखा था विष्टब्द जीर्ण और विदग्ध जीर्ण के बारे में। वही नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें आपका अजीर्ण के लक्षण हो गए, समसन और अध्यसन और विषमसन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन की विधि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और इसके आगे जो भी आज का लेक्चर में होगा उससे क्या है दोस्त, LAQ और SAQ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, और इस वीडियो से ही इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो। वीडियो पढ़िए, आप उसको बार बार देखो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज पर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तो इसको 2-3 बार अगर आप देख लेते हो तो आज आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जो भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आम और विष्टब्द और विदग्ध जीर्ण की चिकित्सा कैसे करनी है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे श्लोक दिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट श्लोक नहीं है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी हिंदी ज़रूर आप याद रखिएगा। ठीक है, एक बार श्लोक जरूर पढ़ूँगा। लंघनम कार्यमा में तो विष्टब्दे स्वादने वृषम विदग्धे वमनम यद्वा यथा अवस्थम हितम भवेत। यानी आम जीर्ण में क्या करना चाहिए। अगर आप किसी को आम जीर्ण हो गया, आम जीर्ण में क्या करेंगे, पहले उसको फास्टिंग करवा देंगे, यानी लंघन करवा देंगे। लंघन यानी फास्टिंग, उपवास। विष्टब्द जीर्ण में अत्यंत वृषण में उसको फर्मेंटेशन करवा देंगे, स्वेदन जिसको बोलते हैं। एंड स्वेदन स्नेहन चिकित्सा होती है, उसको करवाना चाहिए। किसमें, विष्टब्द जीर्ण। विष्टब्द जीर्ण किसके कारण होता है, वायु के विकृत होने के कारण। एंड विदग्ध जीर्ण होता है, विदग्ध जीर्ण पित्त के विकृत होने के कारण विदग्ध जीर्ण हो जाता है। इसमें इसकी चिकित्सा क्या होती है, वमन कराना चाहिए, या फिर जिस अवस्था में जो कार्य उचित हो उस कार्य में वही करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विलंबिका। दोषों के अत्यंत लीन, यानी सोतों से जब चिपक जाता है तो उसके कारण आम दोष में कफ और वायु, कफ दोष और वायु दोष दोनों अनुबंधनीय संबंध हो जाते हैं। इससे क्या होता है, विलंबिका रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, आम जीर्ण की चिकित्सा क्या करेंगे, लंघन करवाएंगे। तो इसमें भी अगर विलंबिका रोग किसी को हो गया उसमें भी क्या करवाएंगे, लंघन चिकित्सा करवाएंगे, फास्टिंग करवाएंगे। यहाँ पे दिया है, आम जीर्ण की तरह इसकी चिकित्सा भी होगी। रस शेषा जीर्ण में कुछ नहीं करना है आपको, एक इसमें पॉइंट याद रखना, उद्गार रस शेष अजीर्ण, यानी मतलब कि रसाग्नि की मंदता के कारण रस शेष अजीर्ण हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस यहाँ पे याद रखना है उद्गार के शुद्ध होने पर अन्न में अरुचि रहती है, मतलब खाने की इच्छा नहीं करती है। इससे MCQ बन सकता है। नेक्स्ट आप अजीर्ण के टाइप देख सकते हैं। आम अजीर्ण हो गया, आम जीर्ण किसके कारण होता है, कफ की अधिकता के कारण। विलंबिका हो गया, विलंबिका किसके कारण होता है, कफ और वायु की अधिकता के कारण। विदग्ध जीर्ण पित्त की अधिकता के कारण होता है। विष्टब्द जीर्ण वात की अधिकता के कारण होता है। रस शेषा जीर्ण, रस शेष यानी रस अग्नि की मंदता के कारण होता है। इस फ्लो चार्ट को आप याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अजीर्ण के लक्षण क्या हैं, अब यहाँ पे अजीर्ण के लक्षण इम्पोर्टेंट हो जाता है श्लोक। इस श्लोक को अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिएगा इस श्लोक को। क्या है, विबंधो अति प्रवृत्तार्वा ग्लानिर्मारुत मूर्ता अजीर्णम लिंगम सामान्यम विष्टम्भो गौरवम भ्रमा। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन या अत्यंत मात्रा में मल की प्रवृत्ति हो जाती है। या फिर ग्लानि यानी डिप्रेशन हो, वायु का रुक जाना यानी वायु रुक जाती हो। विष्टम्भ यानी पेट में टिम्पेनाइटिस विद्यमान हो, पेट फूल जाए, या फिर तनाव हो, या फिर भारीपन आए मतलब हैवीनेस हो जाए, यानी भ्रम हो जाए, भ्रम मतलब डिजीनेस हो। अजीर्ण के सामान्य लक्षण होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अजीर्ण के
अन्य कारण जिनके किस कारण से और हो सकता है अजीर्ण, उस वो यहाँ पे दिया गया है। इससे अलय क्यों बन सकता है, इसको याद रखिएगा। केवल अति मात्रा में भोजन सेवन करने से ही आम दोष की उत्पत्ति नहीं होती। यानी अगर आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लिए हो, बस उसी से ही आम दोष की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु अन्य दोषों से, अन्य कारणों से भी आम दोष की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे द्विष्ट यानी अप्रिय भोजन आपने कर लिया, या फिर विष्टम्भी कारक यानी कोई पेट फुलाने वाला, पेट में तनाव करने वाला भोजन आपने कर लिया, या फिर दग्ध यानी जला हुआ भोजन कर लिया आपने, या फिर आम यानी कच्चा भोजन आपने सेवन कर लिया, फिर बहुत ही हैवी फूड का आपने सेवन कर लिया, फिर ड्राई यानी रुक्ष भोजन का आपने सेवन कर लिया, बहुत ठंडा भोजन का सेवन कर लिया, आप पवित्र अशुचि मतलब आप पवित्र भोजन का सेवन कर लिया, या फिर जो मतलब अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, विदाही कोई भी चीज़ें ऐसी रहती है जो पेट में जाने के बाद एसिडिटी उत्पन्न कर देती हैं, वो मतलब वो सूखा हो गया तंत्र, इन सब का अगर आप सेवन कर लेते हो तो उससे भी अजीर्ण हो सकता, हो जाता है। या फिर आप खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा आपने पानी पी लिया, इससे भी पाचन नहीं हो पाता है। या फिर आप शोक में हो, किसी दुख में हो, या फिर आप बहुत गुस्से में हो, अरे फिर क्या हो गया कि भूख, आपको आपने बहुत देर से भूख रोक रखा है, भूख आदि से पीड़ित भी में भी क्या होता है, पाचन नहीं होता है, अजीर्ण हो जाता है। तो अन्य कारण है अजीर्ण के। फिर क्या है, समसन अध्यसन विषमसन। समसन क्या है, इसमें आपको पहले लास्ट क्लास में भी आपको बताया था एक बार। समसन क्या है, समसन में देखिए पथ्य और अपत्य भोजन को दोनों को एक साथ मिलाकर अगर आप सेवन करते हो तो वो समसन कहलाता है। अगर आप कोई भोजन कर चुके हैं पहले से और वो अभी पचा नहीं है, फिर से आप नया भोजन आपने सेवन कर लिया है तो उसको अध्यसन कहते हैं। और फिर अगर आप बिना समय के आप लेट भोजन करते हैं, समय से भोजन नहीं करते हैं, तो उसको क्या होते हैं, विषमसन कहते हैं। इनसे भयानक मृत्यु या व्याधि उत्पन्न हो सकती है इन तीनों से। इसलिए आपको समसन, अध्यसन, विषमसन से हट के आपको भोजन करना चाहिए। भोजन की विधि क्या है, भोजन की विधि है आप पवित्र होकर आप शौच करके आएँ, फिर अपना पैर, मुँह, हाथ, सर सब कुछ धो धाकर आप बैठें और ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें छठों रस पाए जाते हैं, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय छठों रस इसमें पाए जाते हैं। और मधुर रस को पहले सेवन करना चाहिए क्योंकि वो लेट से पचता है। और फिर धीरे धीरे लघु भोजन का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले हैवी फूड का सेवन अपने को करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में कोई मतलब पशु पक्षी है, पहले उनको सेवन कराओ फिर आप खाओ। या फिर आप अपने गुरुजनों के साथ रहे तो गुरुजनों का पहले सेवा कराओ। अपने पितरों को याद करो, देवताओं और अतिथि या गुरुजनों, इन सभी को भोजन करा कर ही आप भोजन करना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिया गया। और बिना बोले भोजन करना चाहिए, भोजन की निंदा नहीं करना चाहिए, भोजन की विधि दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नित्य सेवनी द्रव्य। नित्य सेवनी द्रव्य में मतलब इसमें त्याज भोजन पहले दिया। त्याज भोजन मतलब किस भोजन को अपने को नहीं करना चाहिए, जो पुनः गर्म किया गया हो भोजन, जिसमें घास हो के साथ युक्त हो, जिसमें बाल और टूट के गिर गए हों, इसमें घास फूस कोई कचरा वचरा पड़ा हो, तो उसमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अब इसलिए बात नहीं करेगा कोई बंदा, अगर फिर भी करता है तो उसको नहीं करना चाहिए। इसमें इस सावधानी को बरतना चाहिए, पुनः गर्म किए हुए भोजन, यानी कोई खाना बासी हो गया उसको पुनः गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इससे इंडाइजेशन हो जाता है, त्याज भोजन होता है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। आवारण कोदव और क्षुद्ध अन्न की अधिकता वाले, तंतुष्ट हो, अति लवण हो, उस भोजन का त्याग करना चाहिए। किलाट आदि का निषेध। किलाट मतलब पनीर हो गया, दही हो गया, कुर्च का अचार, कच्ची मूली हो गया, कृष दुबला और शुष्क 12 सुअर, भेड़, गाय, मछली में यानी भैंस के मांस, उड़द, सेम हो गया, सालू कंद हो गया, विष हो गया, कमल नाल जिसको बोलते हैं, पिष्टी हो गई, मैदा हो गया, फिर अंकुरित धान हो गया, शुष्क साग यानी सूखी सब्जी हो गया, एवं फड़ी, चाशनी वगैरह, ये प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में खाना चाहिए, समझ रहे हो। नित्य सेवन नहीं करना चाहिए इसका। नित्य सेवनीय आहार क्या है, यहाँ पे एक श्लोक अलग से मैंने लिखा है।
मैंने इसको अलग से लिखा है, तो इसको आप याद रखिएगा। षष्ठकाम शालीमुद्गाश्च सैंधवम आम्लके यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जंगल मधु च अभ्यस्यते। मतलब साली धान हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, साठी चावल हो गया, जंगल पशु का मांस हो गया, जीवंती बाल मूली वस्तु इन सबका शर्करा अग्रित हो गया, दुग्ध हो गया, जल हो गया, दाढ़ें हो गया, सैंधव लवण, इन सब का नित्य सेवन अपने को करना चाहिए भोजन में। ठीक है। नेत्र के लिए हितकारक त्रिफला हो गया। त्रिफला जो है तो नेत्र के लिए अत्यधिक हितकारक होता है, क्योंकि इसमें हरण होता है, बहेड़ा होता है, आंवला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे त्रिफला का निर्माण होता है। इनको घी या शहद के साथ रात्रि में नेत्र की ज्योति बढ़ती है। रात्रि में अगर रात्रि में आप इन तीनों का से मतलब इन तीनों का इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, त्रिफला बन जाता है, चूर्ण होता है। इनका अगर आप रात्रि में सेवन करते हैं, रात्रि में खाने से, यानी रात्रि में अगर आप इसको खाते हैं तो नेत्र की ज्योति बढ़ती है और द्रव स्वास्थ्य के लिए लाभकारक रोगनाशक होता है। इसका नित्य सेवन अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अनुपान, यानी खाना खाने के बाद क्या क्या आपको पीना चाहिए। अनुपान, ये दोनों श्लोक, अनुपान की परिभाषा, अनुपान के गुण, ये दोनों श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे LAQ यानी LAQ नहीं, इससे शॉर्ट आंसर SAQ जरूर बन जाता है। LAQ नीचे वाले भोजन के समय से बनता है। ठीक है, LAQ किससे बनता है? नीचे वाले भोजन का समय, और इससे SAQ बनेगा। अनुपान की परिभाषा, विपरीतम यद अन्नस्य गुणे स्यादि विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रस्यते। यानी जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों के विपरीत होने पर भी उस अन्न के साथ सेवन करने पर विरोधी नहीं होता, समासेन मतलब संक्षेप में वह उसका अनुपान होता है, वह सर्वदा उत्तम होता है। समझ गए? और अनुपान के गुण क्या है? अनुपानम करोत्ययूर्जा तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ अंगतान अंग संगात शैथिल्य विक्लिप्त जरणानी च। यानी अनुपान सेवन से ऊर्जा यानी एनर्जी आती है, सेटिस्फेक्शन होता है यानी तृप्ति हो जाता है, व्याप्ति अन्न का संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, शरीर में दृढ़ता स्ट्रेंथ आती है, और अंगों में ढीलापन आता है, शिथिलता आती है, मुलायम होता है, सॉफ्टनेस होता है, और पाचन बढ़ जाता है। अनुपान योग व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? क्लेविकल के ऊपर रोगों में श्वास यानी डिस्पेनिया हो गया, कास यानी कफ हो गया, खांसी, और छत वीनस यानी राइनाइटिस, गाने का भाषण करने वाले और स्वर वेदी के रोग को अनुपान का सेवन नहीं करना चाहिए, निषेध है इनके लिए, अयोग्य व्यक्ति है। अनुपान के अयोग्य रोगी क्या है? क्लेव की अधिकता वाले में नेत्र कंठ प्राण रोगी को अनुपान का त्याग करना चाहिए। सब मतलब नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा। तो मेनली इन दोनों श्लोक को आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। भोजन का समय, इससे LAQ बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा। अगर इसको श्लोक को नहीं याद रखना है आपको, इसका हिंदी ज़रूर याद रखिएगा। भोजन का समय क्या है? मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर, यानी अगर आधारणी वेग मल मूत्र बन चुके हैं तो उसको सबसे पहले बाहर निकालो। हृदय के शुद्ध होने, हृदय शुद्ध होगा, दोषों के अपने मार्ग में रहने, उद्गार बेलचिंग के शुद्ध रहने, भूख लगने, वायु का अनुलोम अपने मार्ग से निकलने, और अग्नि के दीप्त यानी मतलब जठर अग्नि तीव्र होने पर, इंद्रियों के शुद्ध और शरीर के हल्का होने पर नियम के अनुसार नियमित भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन का यह उचित समय होता है। यानी सबसे पहले मलमूत्र आदि को बाहर निकाल कर और अनुलोम वायु का अनुलोमन होने पर, और अगर आपको जब भूख हो तभी आप भोजन करो, यानी जठराग्नि जब आपकी तीव्र हो तभी आपको भोजन करना चाहिए। तो आज से ये चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से
कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो दोस्तों आज से चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बने रहने के लिए पूरे लेक्चर में, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कराया जाएगा, तो इस तरह से पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा एक एक वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर भी करिए। तो आज से चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आप देख लीजिए कौन से SAQ, कौन से LAQ और कौन से MCQ बनता है। उस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दीजिएगा जिस पे SAQ बनता है, क्योंकि SAQ अत्यधिक पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।